Hello everyone, today we will continue our chapter 4 class 8 science NCERT. So in the previous class we have discussed about the physical properties of metals and non-metals and today we will start with our chemical properties. ठीक है, so without wasting any time let's begin. हमें क्या डिस्कस करना है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन की जो हमारी डिफरेंट मटेरियल्स हैं, जो मेटल है नॉन मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या शो करते हैं. ठीक है, तो आप सबने सुना होगा कि जंग लग गया है ना. इस वर्ड से आप बहुत फेमिलियर होंगे कि आपकी रेलिंग है या कोई भी ओपन एयर में कुछ ऐसा लोहे का सामान रखा है तो उस पर जंग लग जाएगा, थोड़ा सा वो नीचे गिरने लगता है, ब्राउन कलर का पाउडरी फॉर्म से नीचे गिरने लगता है ना. देखो आप यहाँ देख सकते हो ब्राउन ब्राउन कलर का दिखते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रस्ट. ठीक है, दिस इज़ नोन एज रस्ट. और जो ये जंग लगना होता है इसको बोलते हैं रस्टिंग, कि हमारे उस मटेरियल पे रस्ट हो गया है, रस्टिंग हो गई है. ठीक है, सो ये किस वजह से हो रहा है? जो मटेरियल है हमारा, जो आयरन है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया है. ठीक है, उसने ऑक्साइड बना ली है. अब इसको आपको साइंटिफिक रीज़न समझ में आ रहा है ना. ठीक है, सो जो आयरन है हमारा वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है. आयरन ऑक्साइड क्या बना रहा है? वो FeO. ठीक है, ये हमारे सिंबल्स है. ये आयरन का सिंबल है Fe, ऑक्सीजन का सिंबल है O2, वाटर है H2O. वाटर हमारा मॉलिक्यूल है और ये एक आयरन अकेला मेटल है, एलिमेंट बोलेंगे. ठीक है, तो इसने क्या प्रोडक्ट बनाया? FeO प्लस हमारा क्या आएगा? यहाँ देखो FeO आ गया और हाइड्रोजन गैस आ जाएगी H2 को हमें नीचे सब्सक्रिप्ट में लिखना है वैसे तो. ठीक है, सो ये बैलेंस्ड नहीं है, अभी हम इसको बैलेंस करना होगा तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा. तो ये 3 और ये 2 + 1 3 ऑक्सीजन हमारी है. तो अब बैलेंसिंग या सिंबल्स अपनी हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे हम. अभी के लिए आप बस इतना याद रखो कि हमारा जो आयरन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाएगा. पूरा बड़ा बड़ा लिखने की बजाय हमने लिखा FeO. ठीक है, हम इसको अपना नॉर्मल भी लिख सकते हैं, आयरन ऑक्साइड. और सिमिलरली मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा. ओके, MgO. तो रस्ट क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? हमने थोड़ा सा वो पाउडर लिया जो हमने देखा कि किसी नेल पे या किसी रेलिंग पे जो रस्ट लगा है उसको थोड़ा पानी में मिक्स किया, सस्पेंशन बनाया और उसको हमने लिटमस पेपर से उसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करने के लिए लिटमस पेपर से चेक किया. तो वो अगर रेड लिटमस पेपर हमने इसमें डिप किया तो इट विल चेंज इनटू ब्लू कलर. तो रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा. दिस शोज कि जो हमारी ऑक्साइड बनी है इट इज़ बेसिक इन नेचर. सो जो रस्ट है, आयरन रस्ट है, इसका सस्पेंशन हमने चेक किया इसकी एसिडिटी चेक करने के लिए. तो क्या देखा हमने कि जो वो रेड है उसको ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर रहा है और जो ब्लू लिटमस पेपर हमने डिप करके देखेंगे तो वो ब्लू में ही रहेगा. दिस शोज़ कि जो आयरन ऑक्साइड बना है, जो रस्ट है हमारा, वो क्या है? वो बेसिक इन नेचर है क्योंकि वो रेड टू ब्लू लिटमस पेपर चेंज कर रहा है. ठीक है, तो अभी के लिए हम इसी को इतना ही देखेंगे कि आयरन ऑक्साइड जो रस्ट है उसने रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट किया है और इट इज़ बेसिक इन नेचर, है ना, क्योंकि बेस आया है. वो बेस होते हैं ना, मतलब जो ऑक्साइड बनी है वो बेस है. नाउ नेक्स्ट इज डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड? क्या कॉपर को भी रस्ट होता है क्या, या फिर सिर्फ आयरन? सो येस, कॉपर भी हमारा रस्ट, कॉपर भी जंग लगता है. जैसे आपने कॉपर की वायर देखी होगी या तांबे की बॉटल होती है, अगर हम उसको ओपन में रख दें तो कॉपर के वेसल्स पे क्या होता है? ग्रीनिश डिपॉजिट आपको देखने को मिलेगा, ग्रीन कलर की कोटिंग मिलेगी. वो क्या है? वो ही हमारा रस्ट है. ठीक है, सो when a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating and the green material is a mixture of copper hydroxide. वो क्या है? जैसे उसमें आयरन ऑक्साइड बनी थी तो यहाँ पे हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है. ये जो 2 है इनकी वैलेंसी की वजह से होता है. ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया है. अभी आपको इतना याद रखना है
कि जो कॉपर है वो मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आप समझ सकते हो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना, एयर में ऑक्सीजन है हमारी, और वाटर में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं कॉपर में, वो कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड बना रहा है, या फिर कॉपर कार्बोनेट बना रहा है। कार्बोनेट क्यों, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन भी प्रेजेंट है, ठीक है। सो कॉपर कार्बोनेट। मॉइस्ट एयर में क्या है हमारा, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। और इसने कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाई और कॉपर कार्बोनेट बनाया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमने ये 2 एग्जांपल्स देख लिए। थर्ड हम देखेंगे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन अगर आपने लैब में देखा हो अपने स्कूल की, तो उसको अगर हम बर्न करेंगे और फिर उसका जो पाउडर है वो ग्रेइश कलर का होगा, और उसका एसिडिक या बेसिक नेचर चेक करेंगे। जैसे अभी हमने देखा कि पाउडर में थोड़ा वाटर मिला के टेस्ट ट्यूब में आप चेक करके देखोगे, तो वो क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा और ब्लू लिटमस पेपर को चेंज नहीं करेगा। सो अगेन मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है। तो इससे हम क्या इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं कि जो हमारे मेटल्स हैं, जो मेटालिक ऑक्साइड्स बनती हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। तो आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, सो दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, और वो क्या है, वो बेसिक इन नेचर है, ठीक है। और सिमिलरली इसका अपोजिट, जो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बनाएंगे एंड दे आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होंगी वो एसिडिक होंगी नेचर में। नॉन मेटल के लिए एग्जांपल यहाँ क्या गिवन है कि हमने एक डीफ्लैग्रेटिंग स्पून में सल्फर बर्न किया। अब डीफ्लैग्रेटिंग स्पून क्या है, देखो यहाँ डायग्राम में गिवन है, दिस इज अवर डीफ्लैग्रेटिंग स्पून, कि इसको हमने लॉन्ग स्टिक ली, क्योंकि बर्न करना है तो हमारे हाथ ना जले या हमारे फेस तक फ्यूम्स ना आए, तो हमें ये लॉन्ग रॉड लेनी है और ये एक इसमें डिप करके मतलब थोड़ा डीप है ये, जिसमें हमने सल्फर रखा है। इसको अगर हमें ये अवेलेबल नहीं है तो हम इसको इम्प्रोवाइज डीफ्लैग्रेटिंग स्पून है कि खुद से भी बना सकते हैं। हमने एक मेटालिक कैप ली है और उस पर एक वायर को बांध लिया है, अटैच कर लिया है, ठीक है। तो इसमें सल्फर बर्न करके आपको इस जार में रखना है, लिड लगा देनी है, क्योंकि उसकी फ्यूम्स बाहर नहीं निकलेंगी। और उसका जब सोल्यूशन बनाया है तो हमने उसको अगेन लिटमस पेपर से चेक किया कि वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है या ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है। सो व्हाट वी ऑब्जर्व कि वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। दीज प्रैक्टिकल्स यू कैन डू इन योर लैब, ठीक है। सो टेस्टिंग ऑफ सोल्यूशन विद लिटमस पेपर, हमने देखा कि जो सल्फर है, सल्फर हमारा नॉन मेटल है और ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है। दिस शोज कि जो सल्फर ऑक्साइड है SO2 हमारा बनेगा, वो हमारा क्या है, एसिडिक इन नेचर है, ओके। नाउ क्या प्रोडक्ट बना हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड बना, और जो सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन भी ऐड हो जाएगी और एक ऑक्सीजन और ऐड हो गई, क्योंकि H2O है ना, तो यहाँ 2H यहाँ आ गए और 1 ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो गई, तो उसने क्या बनाया, सल्फ्यूरस एसिड बनाया। एंड वी गेट टू नो कि जो ऑक्साइड्स हैं नॉन मेटल्स की, दे आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड है वो एसिडिक है और जो मेटल की ऑक्साइड है वो बेसिक है, ठीक है। क्लियर हुआ, ये हमें कैसे पता चला, ये आपको पता है, हमने लिटमस पेपर के को टेस्ट करके के थ्रू टेस्ट करके पता लगाया, ओके। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर। अब हमने ऑक्सीजन के साथ देखा था मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन, अब हमें वाटर के साथ देखना है कि वाटर के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं। सो हमारा जो सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करने पे बर्न होता है, फायर आग लगा सकता है। देयरफॉर इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, कि हम सोडियम मेटल को केरोसिन में क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज है हमारी पूरी, जो कि हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल दी हुई है हमारे इस चैप्टर में, तो यहाँ बेसिक्स देखेंगे जितना हमारा गिवन है, ओके। ज़्यादा कंफ्यूज होने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो सोडियम मेटल क्या है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और इसलिए हम उसको केरोसिन में स्टोर करते हैं। वाटर और ऑक्सीजन के साथ वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। देखो यहाँ पे आग लग गई ना बिल्कुल ग्लास में,
इसमें सोडियम मेटल रखा और उसमें वो बिल्कुल आग लग गई, ठीक है। सो वी ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर, सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली। जो आयरन है वो बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है वाटर के साथ। हमने देखा कि आयरन रिएक्ट करता है पर बहुत स्लोली करता है, ठीक है। और जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, बट वो रिएक्टिव हैं एयर में पर वाटर में बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। इसीलिए हम फॉस्फोरस को किस में स्टोर करते हैं, वाटर में स्टोर करते हैं, टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। क्योंकि अगर वो हमने एक्सपोज कर दिया एयर में, इट विल कैच फायर, उसमें आग लग जाएगी, इसलिए हम उसको वाटर में स्टोर करते हैं। किसको, फॉस्फोरस को, ठीक है। नाउ रिएक्शन विद एसिड्स। तो पहले हम रिएक्शन विद वाटर को समराइज करते हैं। रिएक्शन विद वाटर में हमने देखा कि जो हमारे मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ कंपेयर टू नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स कम करते हैं। और दोनों के एग्जाम्पल देखे हमने, उसमें सोडियम देखा, यहाँ हमने फॉस्फोरस देखा नॉन मेटल्स में, ओके। सो नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिड्स, कि हमारे मेटल और नॉन मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये देखते हैं। आप देखोगे कि जो एसिड्स हैं हमारे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके साथ अगर आप किसी मेटल की रिएक्शन कराओगे, सो यू विल ऑब्जर्व कि मेटल क्या करेंगे, पॉप साउंड, पॉप मतलब एकदम से आवाज़ आएगी, बर्निंग आवाज़, ब्रेक होने की आवाज़ आएगी, ठीक है। What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tubes? कि जैसे आपने क्या किया, इसमें एक्टिविटी फिर से हमारी लैब में ही पॉसिबल है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब में एसिड ली और अपना मेटल डाला और या फिर नॉन मेटल डाला, जो भी मटेरियल डाला है, ठीक है। आपको पता नहीं है कि वो कौन सा मटेरियल है, तो आपने क्या किया, जस्ट उसमें बस एसिड डाला और वो मटेरियल डाला। उसके बाद अपनी बर्निंग कैंडल या फिर मैच स्टिक आप उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेकर आओगे, और अगर वो पॉप साउंड के साथ बुझ जाएगी हमारी मैच स्टिक, ठीक है, मतलब जो एक हमारे पास आवाज़ आएगी, अगर वो आवाज़ आती है इसका मतलब उसने हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की है, और वो हमारा मटेरियल क्या है, वो मटेरियल हमारा मेटल है। दिस शोज कि जो मेटल्स हैं वो पॉप साउंड के साथ बर्न होते हैं, ओके। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो जो मेटल्स हैं वो हमारे हाइड्रोजन गैस करते हैं, दैट बर्न्स विद द पॉप साउंड। वो बर्न करते हैं किसके साथ, पॉप साउंड के साथ, ठीक है। और हमने मतलब ये आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि आपने टेस्ट ट्यूब्स में HCl डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाली और उसमें मटेरियल डाला अपना, और आपका मटेरियल आपको पता भी नहीं है कि क्या है, और आप मैच स्टिक लेके आओगे, बर्निंग मैच स्टिक, और देखोगे वो पॉप साउंड के साथ बर्न हुई तो वो मेटल है, अगर नहीं हुई तो नॉन मेटल है, ठीक है। सो कॉपर है, कॉपर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा एंड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है, वो इनर्ट में आ जाता है, जो कॉपर की रिएक्टिविटी है वो तो बहुत कम है, ठीक है। नाउ रिएक्शन विद बेसिस। अब बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ। बेस क्या है हमारा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो मेटल है, मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं जब मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। एंड रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। इसकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है जो कि हमारे सिलेबस में अभी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, जो हमारा एसिड के साथ है सेम केस बेस के साथ है, जो हमारे मेटल्स हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करने पर भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंडेंट है कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है, ठीक है। और यहाँ एक एक्टिविटी गिवन है, अगेन अगर आप ये एक्टिविटीज़ अपनी लैब में करोगे, अपने टीचर को इंसिस्ट करना कि हमें ये एक्टिविटी करनी है, सो यू विल डेफिनेटली गेट टू नो कि एक्चुअल में क्या है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। आपको ये सब याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस देख के ही एक बार में समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट बीकर में मान लो ये है ABCDE, आपको नेम्स नहीं गिवन है, ठीक है। तो
Take 500 ml beakers and label them A, B, C, D and E. Take about 50 ml of water in each beaker. हमने सब में 50 ml वाटर लिया है और हर बीकर में डिजॉल्व इन ईच बीकर टीस्पून फुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड. ये सब ए सब्सटेंस, बी, सी, डी एंड ई में हमने सब्सटेंस को लेबल किया है. कीप द बीकर्स अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, हमने अनडिस्टर्ब रख दिए एंड रिकॉर्ड करनी है अपनी ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, तो जो फर्स्ट वन है जो फर्स्ट है बीकर ए, उसमें हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला और जिंक ग्रैन्यूल्स डाले हैं. तो ये जो जिंक ग्रैन्यूल्स डाले हैं हमने इसके अंदर, ये क्या करेंगे, ये इस कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था, देखो यहाँ हमें दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर है. इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें कॉपर सल्फेट है, CuSO4. कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, ब्लू कलर है. और इसके अंदर अगर मैं जिंक ग्रैन्यूल्स डाल रही हूँ तो क्या हुआ, इसका कलर लाइट हो गया क्योंकि जिंक ने इस सल्फेट कॉपर सल्फेट में से सल्फेट ले लिया और कॉपर यहाँ लेफ्ट बिहाइंड हो गया, कॉपर रह गया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. क्यों, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है और जिंक मोर रिएक्टिव है. ठीक है, सो जिंक सल्फेट बन गया. नेक्स्ट इज यहाँ पे हमने क्या डाला है, आयरन नेल, एक नेल डाली है. ठीक है, आयरन नेल क्या है, हमारी कील हमने डाली है. कील जो है हमारी आयरन है, Fe. अगेन CuSO4 कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है ब्लू कलर का, और उसमें आयरन नेल डाली तो क्या हो गया, रस्टिंग हुई और ये जो नेल है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी और इसका FeSO4 बन गया. ठीक है, आयरन सल्फेट सोल्यूशन बन गया. आयरन सल्फेट सोल्यूशन क्या होता है, ग्रीनिश इन कलर होता है. जो कॉपर है वो हमारा नीचे रह गया, सेटल डाउन हो गया. ठीक है, नेक्स्ट इज सी में हमने क्या डाला है, कॉपर टर्निंग्स डाली है हमने और जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है हमारा. ठीक है, सी में जिंक सल्फेट का है और ये कॉपर टर्निंग्स डाली है, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा. देखो ये एज इट इज़ आपको दिखेगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है. क्यों, क्योंकि इसमें रिएक्शन नहीं हुई. कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है. ये हमारी कॉपर टर्निंग्स है, कॉपर का प्रोडक्ट है और इसमें जिंक सल्फेट, ये जो सोल्यूशन है ये ZnSO4 है. तो कॉपर ने मतलब वाइस वर्सा नहीं हुआ. इस वाले बीकर में हमने क्या देखा था, ZnSO4 बन गया, पर यहाँ पे CuSO4 नहीं बना, यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुई. जो बीकर सी है, जिंक सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स, तो यहाँ पे जो हमारी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनना था CuSO4 प्लस Zn, वो नहीं बना. यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुई. क्यों, क्योंकि जो कॉपर है वो हमारा लेस रिएक्टिव है देन जिंक. अगेन बीकर डी में हमने क्या डाला, कॉपर टर्निंग्स डाली और आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है. आयरन सल्फेट का सोल्यूशन देखो येलो ग्रीनिश इन कलर है, मतलब येलोइश है और उसको वो सेम है. अगेन उसमें कोई चेंज नहीं आया ना. सो जो आयरन है वो मतलब कॉपर जो है, कॉपर टर्निंग्स जो है वो आयरन सल्फेट को रिड्यूस नहीं कर पाई, मतलब रिएक्ट नहीं हुआ. और ये जो सल्फेट है ये कॉपर के साथ अटैच नहीं होगा. अगेन यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुई. ठीक है, आपको देखना है कि यहाँ नो रिएक्शन. ठीक है, नो रिएक्शन. क्यों, क्योंकि जो कॉपर है इट इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन और वो उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाया उसके साथ. ठीक है, वो आयरन सल्फेट का सोल्यूशन एज इट इज रखा रहा. अगेन बीकर ई में क्या है, आयरन नेल है और जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है. अब इससे आपको पता चलेगा कि आयरन हमारा रिएक्टिव है या जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है. सो हमारा जो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है और आयरन जिंक से थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है. अगेन देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, हमारे बीकर में सेम है दोनों. तो जो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है वो अनडिस्टर्ब्ड रहा, कोई कलर नहीं चेंज हुआ. दिस शोज कि जो हमारी जिंक है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन. तो यहाँ पे भी नो रिएक्शन, तो नो रिएक्शन टुक प्लेस. ठीक है, हमने क्या देखा, जिंक हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद आयरन हमारा रिएक्टिव है एंड देन कॉपर रिएक्टिव है. कॉपर सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे समराइज करते हैं. देखो कॉपर सल्फेट के साथ जब जिंक रिएक्ट हुआ, जिंक ब्लू कलर का है, कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का है और जब जिंक रिएक्ट किया तो जिंक सल्फेट बन गया जो कि कलरलेस है और कॉपर हमारा रेड कलर का ऑब्जर्व कर पाओगे आप. ठीक है, सिमिलरली बी की रिएक्शन आप लिख सकते हो कि आयरन सल्फेट बन जाएगा और यहाँ कॉपर रह जाएगा. सो यहाँ देखो ये पहेली क्या कह रही है, आई हैव अंडरस्टैंड द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन बीकर ए एंड बी बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड व्हाई देयर इज नो चेंज इन बीकर सी डी एंड ई. इन तीनों बीकर्स में क्यों चेंज नहीं आया वो पूछ रही है. बट आई नो आप लोग बता सकते हो कि क्यों नहीं आया, क्योंकि जो कॉपर है हमारा वो लेस रिएक्टिव है. ठीक है, वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है जिंक सल्फेट से या आयरन सल्फेट के सोल्यूशन से. ठीक है,
Now, since we do not see any change in beaker C, we can infer that copper is not able to replace zinc. वो zinc को replace नहीं कर पाया from zinc sulfate. ठीक है, हमने यहाँ देखा था कि जो जिंक है, जिंक रिप्लेस कर पा रहा है कॉपर को, बट इसका वाइस वर्सा नहीं हुआ क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है. सिंपल. ठीक है, तो हमारे डेफिनाइट रूल्स होते हैं साइंस के अंदर. ऐसा नहीं है कि वो आर्बिट्रेरी है. और इसमें रूल क्या है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन. ठीक है, एंड द रूल इज zinc is more reactive than copper and iron. A more reactive metal can replace a less reactive metal. जो more reactive metal है वो replace कर सकता है less वाले को, पर जो less reactive metal है वो more reactive metal को replace नहीं कर सकता है. ठीक है, confusing तो नहीं हुआ कि मैं क्या बोल गई. ओके, सो रूल समझ आ गया. नाउ नेक्स्ट इज अगेन डी एंड ई का मैंने बताया कि क्यों रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जो जिंक है वो हमारा मोर रिएक्टिव है देन आयरन. तो आप गेस करना है सीक्वेंस ऑफ मेटल, जिंक, आयरन एंड कॉपर आप कर चुके हो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो ये तो हम चैप्टर की स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, मेटल्स कहाँ यूज़ हो रहे हैं, नॉन मेटल्स कहाँ यूज़ हो रहे हैं. मेटल में हमने देखा आयरन की यूज़ देखा, एल्यूमिनियम का यूज़ देखा, गोल्ड का देखा है, सिल्वर का देखा है. तो आप यही सब लिख सकते हो इसके अंदर. ठीक है, जो मेटल्स है हमारे वो मशीनरी में यूज़ होते हैं, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट्स. ठीक है, और नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल का सबसे बिग एग्जांपल तो ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन इज़ अ नॉन मेटल और उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, ब्रीथिंग के लिए, है ना. सो नॉन मेटल इज असेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग. इनहेल करते हैं हम ड्यूरिंग ब्रीथिंग, तो क्या है वो ऑक्सीजन है. ठीक है, नॉन मेटल्स यूज इन फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स में यूज़ होते हैं कौन कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम. ठीक है, वाटर प्योरिफिकेशन में नॉन मेटल कौन सा यूज़ हो रहा है, क्लोरीन यूज़ हो रहा है हमारा. नाउ नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर्ड सोल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक. ये कौन सा सोल्यूशन है, ये आप लोग मुझे एक बार मैसेज करोगे. ठीक है, okay, I too don't know this. Now non-metals are used in crackers. क्रैकर्स में जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है वो भी नॉन मेटल्स के लिए होती है. ठीक है, उसमें नॉन मेटल्स होते हैं. और मेटल्स के यूजेस हमने देख लिए ट्रेन्स में, एरोप्लेन्स में. सबसे बड़ा तो आयरन है कि आयरन सारे गैजेट्स में यूज़ होता है. कॉपर की वायर्स होती हैं, सिल्वर का फॉइल है हमारा, एल्यूमिनियम फॉइल है, गोल्ड जो है ज्वेलरी में यूज़ हो रहा है. तो ऐसे करके आप अपने एग्जाम्पल्स आराम से लिख सकते हो एग्जाम में. ठीक है, 5 भी अगर याद हो जाएंगे, याद तो करने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, तो ये आपको क्लियर है. And with this our chapter is complete. I hope all the points are clear to you. If you have any doubt you can comment it in the comment box. Please like and subscribe my channel for more updates. Thank you.